हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है बेटा एटॉमिक मास। ठीक है, तो जैसा कि नाम बता रहा है एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एटॉमिक मास इज जस्ट रिलेटेड टू मास ऑफ वन एटम। क्या कहेंगे इसको? इट मे बी डिफाइंड as the mass of one atom. Mass of one atom called atomic mass. Called atomic mass. For example, mass of carbon atom. ठीक है, 1.99 into 10 raised to power minus 23 ग्राम। mass of hydrogen atom 1.66 into 10 raised to power minus 24 का। ठीक है, तो अब ये जो देख रहे हो आप, मास की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ भी है कि जो मास जो एटम है वो खुद इतना छोटा है कि हम उसको नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। तो उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो कितनी कम होगी, मतलब कि उसका जो मास होगा वो नेग्लिजिबल होगा, वो इतना थोड़ा होगा, इतना छोटा सा होगा कि हम उसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कि मेजर करने के लिए भी हमें बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अब ये जो आप मास देख रहे हो, अगर मैं इन मासेस को कैलकुलेशन में यूज करना चाहूं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। साथ में अगर हम सोचे कि भाई इसको याद कर ले तो याद करना भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि भाई ये जो मास है, ये मास की वैल्यू तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी, इनको हम डायरेक्टली यूज ही नहीं कर पा रहे, तो हम इनको एक अच्छी टर्म्स में कन्वर्ट कर दे। तब उन्होंने क्या किया, जो एटॉमिक मास था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब इसका क्या मतलब होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कि हम मास तो निकाल रहे हैं बट किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम किसी एटम के मास को रेफरेंस मान लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे। अब जो भी एटम, जैसे कि मैंने किसी को स्टैंडर्ड मान लिया, मतलब मैंने उसको कंसीडर कर लिया 1। अब जैसे कोई दूसरा एटम है x, अगर वो उससे 2 टाइम्स हैवी है तो उसका मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कोई एटम x से 10 टाइम्स हैवी है तो उसका मास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि वैल्यूज किस में आ गई, नंबर्स में आ गई, 1 2 3 4। तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन भी इजी हो गई और उसको याद करना भी इजी हो गया। तो समझ में आया ना कि रिलेटिव क्या हुआ। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने कार्बन एटम को एज ए स्टैंडर्ड, एज ए रेफरेंस चूज किया। ठीक है, और क्या डेफिनेशन दी रिलेटिव एटॉमिक मास की, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर, number of times an atom is heavier than the 1/12 of mass of one carbon atom। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या कह रहा है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा कि कोई भी एटम कितना हैवी है, हाउ मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर, किससे, 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब जो हमने बेटा ये कार्बन 12 है, इस कार्बन 12 का मतलब क्या हुआ कि हमने आइसोटॉप्स पढ़ा था, है ना कि एक ही जो एटम है उसके भी अलग अलग मासेस हो सकते हैं। तो कार्बन का जो कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 भी होता है, तो उसमें कार्बन 12 सबसे स्टेबल होता है, इसलिए हमने किसको चूज किया है, कार्बन के 12 को। तो कहता है कि जो कार्बन का 12 जो हो गया, ठीक है, कार्बन 12 का जो मास हुआ उसको हमने क्या करना है, 1/12 करना है, उसका 1/12वां हिस्सा हमने लेना है, उसको हमने एज ए रेफरेंस चूज कर लिया। अब जो उससे जितना गुना हैवी होगा, जितने टाइम्स उससे हैवी होगा, वो क्या कहला देगा,
वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो जैसे कि अगर मुझे किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इस रिलेटिव एटॉमिक मास को। जैसे आ गया हमारे पास, अगर मैं लिखूं रिलेटिव, सो रिलेटिव एटॉमिक मास, सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास विच इज, जैसे मान लो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है मुझे एक्स एटम का। ठीक है, तो मैं मास भी किसका लूंगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स। ठीक है, जिसका भी मुझे निकालना हो, ऑक्सीजन का निकालना तो ऑक्सीजन ले लूंगा, हाइड्रोजन का निकालना होगा तो हाइड्रोजन का ले लूंगा, डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसको 12 से डिवाइड करो। ठीक है, तो उससे जितना टाइम्स वो हैवी होगा वो क्या कहला देगा, वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। क्लियर है, तो अब यहां से मैं जो उसका मास, अब इसकी यूनिट क्या होगी सोच के देखो। रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या होगा, यूनिट लेस होगा, क्योंकि जो मास है वो भी ग्राम में होगा, डिवाइड बाय वो भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट। क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास जस्ट क्या है, एक नंबर ही तो है कि कोई भी एटम कार्बन के 1/12 से कितना हैवी है, नंबर है ना, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिटलेस, इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट होती नहीं। अगर मैं निकालना चाहूं यहां से मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन या मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स, तो यहां से क्या आ जाएगा, मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास वो हमें याद है सभी के। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, नाइट्रोजन का 14 होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सिंपल से मैंने बस क्या कर दिया, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और मैंने यहां पे कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू रिलेटिव मास मल्टीप्लाई AMU, मल्टीप्लाई AMU। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो जो हाइड्रोजन एटम है उसका रिलेटिव मास कितना होता है, 1 होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, AMU से। ठीक है, जैसे मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दी, AMU से। तो अब दिमाग में आ रहा है यहाँ पर AMU क्या है, मैंने AMU जो पुट किया है वो AMU मैंने किसकी जगह पे पुट किया है, देख के देखो, जो AMU मैंने इसकी जगह पे पुट किया है ना, और AMU का मतलब क्या होता है, AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 AMU, AMU। ठीक है, उस AMU को हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड as the 1/12 of mass of one atom of carbon 12, that is 1 AMU is equal to 1/12 multiply mass of carbon 12 atom। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा, 1/12, कार्बन के एक एटम का मास कितना था, 1.99 समथिंग, 10⁻⁻23। ठीक है, ग्राम, और इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये 1 AMU की वैल्यू आ गई। तो अब अगर मुझे किसी का भी मास निकालना हो,
जैसे कि हमने मास किसका निकाला था, हमने हाइड्रोजन का, पर हाइड्रोजन का जो 1 है ये तो क्या हो गया, रिलेटिव मास हो गया। मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दी, एएमयू से, और ये उसका क्या आ गया, एक्चुअल मास। अब मुझे भाई इसी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं एएमयू की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दूंगा, मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, और मेरे पास हाइड्रोजन का मास जो एक्चुअल मास है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास हाइड्रोजन का मास। ऐसे मुझे ऑक्सीजन का निकालना हो तो एएमयू की वैल्यू पुट कर दो आप, ये हमारे पास ऑक्सीजन का मास आ गया। तो इस तरीके से आप किसी का भी मास निकाल सकते हो। तो समझ में आया ना दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसकी तो कोई यूनिट नहीं होती है, वो एक सिंपल सा एक नंबर होता है, और वो नंबर ये बताता है कि उस एटम या वो एटम कार्बन के 1/12 से कितना हैवी, बात खत्म। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भाई एटॉमिक मास कितना है, तो एटॉमिक मास जब भी पूछे तब आप उसके पीछे एएमयू जरूर मेंशन करोगे। जैसे ऑक्सीजन का 16 एएमयू, हाइड्रोजन का 1 एएमयू, कार्बन का 12 एएमयू। ठीक है, तो वो एएमयू किसको रिप्रेजेंट करता है, इस वैल्यू को। तो अगर भी कोई पूछे कि हमें एएमयू में नहीं चाहिए, हमें वैल्यू ग्राम में बताओ आप, तो आप एक ग्राम में वैल्यू बता सकते हो, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और वहां से हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, वहां से हमारे पास ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। एक आता है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। जैसे एक था एटॉमिक मास, दूसरा पढ़ा हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड थर्ड वन है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। तो अब देखो, अब जैसे कि आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। ठीक है, हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप। मतलब कि एक हाइड्रोजन का एटम का मास 1 एएमयू होता है, दूसरे का 2 एएमयू, तीसरे का 3 एएमयू। मतलब कि अलग अलग एटम्स का मास अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ एक का 1 है, कुछ एक का 2 है, कुछ एक का 3 है। तो अब हम कौन से को यूज करें, किसको लेकर के चलें। अब ये तो है नहीं कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कोई तो पुट करेगा 1, कोई पुट करेगा 2, कोई पुट करे 3, वो तो सारी कैलकुलेशन ही सबकी डिफरेंट आ जाएंगी, है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भाई आप इन सब का एवरेज निकाल दो, बात खत्म करते हैं, है ना। एक एवरेज निकालेंगे, ठीक है, जितने भी आइसोटोप्स हैं हम उनका क्या निकाल देंगे, एवरेज। तो एवरेज एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज मास, as the average mass of various isotopes of an element। ठीक है, बस हमें क्या निकाल देना है, उनका एवरेज मास निकाल देना है। ठीक है, एवरेज मास हम उनका कैलकुलेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 हैज mass ratio 3:1। ठीक है, मतलब कि अगर क्लोरीन 35 है, अगर इसके 3 एटम्स है हमारे पास, तो क्लोरीन 37 के 1। ठीक है, मतलब ये 75% एग्जिस्ट करता है और ये 25% एग्जिस्ट करता है। तो आप 35 लोगे कि 37, तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, हम इनका एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, मैं कैसे निकालूंगा, अब जो क्लोरीन 35 है, जिसका मास 35 है, उसकी अमाउंट कितनी है, 3 है, प्लस जिसका मास 37 है, उसकी रेशियो कितना है, या उसकी अमाउंट कितनी है, 1, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स होते हैं ना, तो 3 + 1 4। तो हम यहां से इसको सोल्व करेंगे और ये आ गया 4। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा बेटा, 35.5। तो दिस इज एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो क्लियर हो गया ना, एटॉमिक मास जो एक्चुअल होता है, बट हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कैलकुलेशन में यूज करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमने उस एटॉमिक मास को हमने कन्वर्ट कर दिया रिलेटिव एटॉमिक मास में। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, किसी एक एटम को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और बाकी सभी के एटम उसके साथ कंपैरिजन करके निकाल लेते हैं।
तो हमने स्टैंडर्ड किसको माना, कार्बन 12 आइसोटोप को। ठीक है, फिर हमने सीखा कि एएमयू क्या होती है ना, हम किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास को एटॉमिक मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और एवरेज एटॉमिक मास का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।